यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल श्याम नानी और आज बात करेंगे हम 1857 की महान क्रांति की। ब्रिटिश शोषण के विरोध स्वरूप भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्रोह हुए। उन्हीं में से एक था 1857 का विद्रोह, जो कि महान विद्रोह कहा जाता है। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास की युगांतरकारी घटना है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। यद्यपि इसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस की घटना थी, जो कि आप सबको हो सकता है पता हो, किंतु इस विद्रोह के पीछे अनेक ऐसे कारण भी थे जो कि बहुत सारे हैं, जैसे कि दीर्घकालिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, जो कि हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। चर्चा, आज हम इन चीज़ों की चर्चाएं करेंगे, कारणों की, तत्कालिक कारण की, विद्रोह का प्रसार और पतन, कि विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ उसका पतन हुआ, विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के भी, विद्रोह की असफलता के कारणों के भी और विद्रोह के स्वरूप की भी, महत्व की भी और परिणाम की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यद्यपि इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना थी, किंतु विद्रोह के पीछे अनेक उत्तरदायी कारण भी थे। तो चलिए करते हैं हम कारणों की चर्चा। दीर्घकालिक कारण दो प्रकार के, दीर्घकालिक कारण और तत्कालिक कारण। दीर्घकालिक कारणों में शामिल है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और आपके सैनिक कारण। और तात्कालिक कारण वो जो चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई थी। चलिए करते हैं चर्चा दीर्घकालिक कारणों की। दीर्घकालिक कारणों के अंतर्गत आता है आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आपका पहला है व्यक्तिगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस सिद्धांत के द्वारा देशी राजाओं को अपने उत्तराधिकार के रूप में गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अतः देसी राजाओं में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भड़का। दूसरा, पेंशन एवं उपाधियों का अंत। लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनको धोंदू पंत भी कहते थे, की पेंशन बंद कर दी तथा कर्नाटक, तंजौर एवं सूरत के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया। उसी प्रकार डलहौजी ने मुगल बादशाह को भी लाल किले से हटने, बादशाह की उपाधि छोड़ने तथा अपना उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार छोड़ने को कहा। डलहौजी की उपयुक्त नीतियों के विरुद्ध शासकों के साथ साथ जनता में भी आक्रोश था। आपका तीसरा, अवध का विलय। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र बिरजिस कादिर वैध उत्तराधिकारी था। व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार अवध का विलय नहीं किया जा सकता था। अतः डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इससे आक्रोशित होकर अवध के ताल्लुकदार विद्रोह हेतु अवसर की तलाश में थे कि कब हमें अवसर मिले और हम विद्रोह करें। चौथा, इनाम कमीशन। 1857 ईस्वी में डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए इनाम कमीशन बैठाया। जांच के बाद 20,000 जागीरें जब्त कर ली गईं। डलहौजी के इस कार्य के विरुद्ध भी जमींदारों में असंतोष था। प्रशासनिक विभेद। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नए फौजदारी एवं दीवानी कानून लागू किए गए। न्यायालयों में फारसी के बदले अंग्रेजी को अपनाया गया तथा भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भेदभाव किया गया। परिणाम स्वरूप जनता एवं ब्रिटिश सेवाओं में नियुक्त भारतीयों में जो था असंतोष फैल गया। अब बात आर्थिक कारणों की। ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के अंतर्गत कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन दिया गया। कृषक ऋणग्रस्तता, भुखमरी, गरीबी एवं दासता के शिकार हुए। साथ ही भू राजस्व नीति का लाभ
परंपरागत जमींदारों को भी प्राप्त नहीं हुआ था। अतः कृषि से जुड़े विभिन्न वर्गों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। अब बात दूसरे आर्थिक कारण की, ब्रिटिश औद्योगिक नीति। ब्रिटिश औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। अतः इन उद्योगों से जुड़े दस्तकारों, बुनकरों, शिल्पियों आदि वर्गों में भी बहुत असंतोष था। उसी प्रकार भेदमूलक आयात एवं निर्यात नीति के कारण भारतीय व्यापारियों में भी अंग्रेजी शासन के विरोध में आक्रोश था। अब बात सामाजिक कारणों की। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। भारत की रूढ़िवादी जनता में इसके प्रति आक्रोश था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इसके द्वारा विधवा विवाह को वैध कर दिया गया। अंग्रेजों के इस कार्य के विरुद्ध भी परंपरागत जो जनता थी, जो रूढ़िवादी जनता थी, उसमें असंतोष था। नस्ल के आधार पर भेदभाव। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों को अयोग्य, अक्षम एवं निम्न दर्जे का माना जाता था। इस प्रकार के नस्लीय भेदभाव ने भी जनता में असंतोष को जन्म देने का काम किया। अब बात धार्मिक कारणों की। ईसाई मशीनरी द्वारा धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन। 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा था, जिसे ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। इस कारण जनता में असंतोष था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 ईस्वी, इसके द्वारा यह कानून बना दिया गया कि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होगा। इस प्रकार के कानूनों से अंग्रेजों ने धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया और विरोध स्वरूप जनता में आक्रोश और बढ़ गया। भारतीय धर्म की आलोचना। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में प्रचलित प्रथाओं और परंपराओं की हंसी उड़ाई जाती थी तथा भारतीय धर्म की आलोचना भी की जाती थी। इस कारण भी धार्मिक वर्ग में असंतोष बढ़ता गया। सैनिक कारण। भेदभावपूर्ण व्यवहार। भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन तथा पदोन्नति में भेदभाव किया जाता था। सेना में सूबेदार से ऊपर के पदों में भारतीयों को नियुक्त ही नहीं किया जाता था। सेना में भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों के वेतनों का जो अनुपात था वो 6:1 था, जबकि सेना के कुल खर्चे का आधे से अधिक भाग यूरोपीय जो सैनिक थे उन पर खर्च कर दिया जाता था। धार्मिक मान्यताओं की मनाही। धार्मिक मान्यताओं की मनाही। हिंदुओं को तिलक लगाने, मुसलमानों को दाढ़ी रखने, सिखों को पगड़ी पहनने से मना कर दिया जाता था। अब बात तीसरे की, सैनिक कारण की। डाकघर अधिनियम 1854 ईस्वी, इसके द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856, इसके अंतर्गत सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि सरकार को जहां भी आवश्यकता होगी वे वहां कार्य करेंगे, अतः अब वे समुद्र के पार जाने से मना नहीं कर सकते हैं या कर सकते थे। अब बात तत्कालिक कारण की। तत्कालिक कारण। दिसंबर 1856 ईस्वी में पुरानी जो बंदूक थी ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया। इस राइफल के कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी है। कालांतर में यह जांच हुई, उसमें यह सिद्ध भी हो गया। अतः सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट किया जा रहा है। अब बात करेंगे हम विद्रोह के प्रसार की व पतन की। विद्रोह का प्रसार। बहरामपुर। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, किंतु उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इस सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। दूसरा, बैरकपुर।
29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी, किंतु शीघ्र ही इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया तथा 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। अब बात मेरठ की। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाहियों ने भी चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 9 मई 1857 ईस्वी को उनमें से 85 को बर्खास्त करके 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। अब बात चौथा दिल्ली की। 12 मई 1857 मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस दौरान दिल्ली शस्त्रागार का प्रमुख लेफ्टिनेंट विलोबी ने विरोध किया, परंतु पराजित हो गया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट तथा बख्त खां को सैन्य कमांडर घोषित किया, किंतु 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। हालांकि इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। बहादुर शाह को निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अवध की बात करते हैं। अवध लखनऊ, यहाँ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। इनके प्रमुख सहयोगी मौलवी अहमदुल्ला, किंतु मार्च 1858 ईस्वी में कैंपवेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। लखनऊ में हुए विद्रोह को कुचलने के क्रम में कमिश्नर लॉरेंस की मृत्यु हो गई। कानपुर। अब बात कानपुर की, जहाँ 5 जून 1857 ईस्वी को अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। उनके प्रमुख सहयोगी थे तात्या टोपे, किंतु दिसंबर 1857 ईस्वी तक हेवलॉक व कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा जमा लिया। इसके पश्चात तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ने झांसी की रानी के साथ ग्वालियर में अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, किंतु पराजित हुए। फिर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार पद्धति अपनाई, किंतु अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मानसिंह ने धोखे से उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। अब बात झांसी एवं ग्वालियर की। यहाँ गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी ना दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज थी, इसलिए उन्होंने 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। शत्रु सेना के मध्य से निकलकर वो कालपी पहुंची। फिर कालपी से भागकर रानी ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में सिंधिया की सेना भी रानी लक्ष्मी के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंततः 18 जून 1858 ईस्वी में ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह झांसी एवं ग्वालियर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। अभी एक मूवी भी आई थी मणिकर्णिका, झांसी की रानी के ऊपर ही थी, लक्ष्मीबाई के ऊपर, बहुत अच्छी मूवी थी। अब बात करते हैं हम विद्रोह के अन्य प्रमुख केंद्रों की। बरेली में नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? खान बहादुर खान ने। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह, मंदसौर में फिरोज शाह, आउआ जोधपुर में ठाकुर कुशल सिंह ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, और मथुरा में देवी सिंह, और संबलपुर में सुरेंद्र भाई, और असम में मनीराम दत्ता ने।
अब बात करते हैं हम विद्रोह के असफलता के कारणों की। विद्रोह के निश्चित उद्देश्य का अभाव। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यह कहना कठिन है कि सभी विद्रोही जो थे राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह किया था, जिन्हें अपने लक्ष्य का पता तक नहीं था। उसी प्रकार नाना साहब पेंशन के लिए, हजरत महल व झांसी की रानी अपने द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारियों के पक्ष में लड़ रहे थे। उनके पास निश्चित उद्देश्य का अभाव था। संगठन का अभाव। इस विद्रोह में शामिल सैनिकों के पास मजबूत केंद्रीय संगठन का भी अभाव था, जो कि इन सबको एक साथ जोड़ सके। सैनिकों ने कमल तथा रोटी के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही प्रारंभ हो गया था। पहले विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, किंतु विद्रोह 10 मई को ही शुरू हो गया। योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों में वीरता एवं बहादुरी की भावना थी। वो वीर थे, बहादुर थे, किंतु उनके पास योग्य नेतृत्व नहीं था जो उनको बता सके कि आपको ये अभी करना है या ये अभी नहीं करना है। बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व संभाल साहस तो प्रदर्शित किया, किंतु योग्यता नहीं प्रदर्शित कर सके। जन समर्थन का अभाव। 1857 ईस्वी में विद्रोह में शिक्षित भारतीयों, कृषकों एवं जनजातियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। मध्यम शिक्षित वर्ग ने तटस्थता की नीति अपनाई। वो युद्ध से दूर ही रहे, विद्रोह से दूर ही रहे। अब बात विद्रोह के सीमित स्वरूप की। 1857 का विद्रोह भारत में कुछ ही भागों तक सीमित रहा। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, जयपुर छोड़ संपूर्ण राजस्थान एवं दक्षिण भारत में इस विद्रोह का विस्तार नहीं हो सका। देसी नरेशों एवं सामंतों की गद्दारी। पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग, भोपाल की बेगम, नेपाल के मंत्री जंग बहादुर की स्वामी भक्ति अंग्रेजों के साथ थी। दिल्ली का महत्व ना समझ पाना। दिल्ली शक्ति की रीढ़ और भारत शासन का केंद्र थी, है और हो सकता है आगे रहे भी। अंग्रेज इसे समझते थे। फलतः अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दिल्ली में अपनी ट्रूप भेजकर दिल्ली को घेरा और उस पर अधिकार कर लिया। सैनिक दृष्टिकोण। भारतीय सैनिकों के पास जहां काफ़ी कम बंदूकें थीं, प्रायः वे तलवारों भालों से लड़े, वहीं अंग्रेजी सेना आधुनिकतम हथियारों से लैस थी। उसी प्रकार रेलवे एवं विद्युत तार व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटिश सेनापति न केवल विद्रोहियों की गतिविधियों से अवगत थे, बल्कि त्वरित गति से विद्रोह को कुचलने में भी सफल रहे। कमांड की एकता का अभाव। विद्रोहियों के पास निश्चित केंद्रीकृत जो कमांड है उसकी एकता का अभाव था। अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थीं। क्रीमिया तथा चीन की लड़ाइयों का अंत हो चुका था। साथ ही अंग्रेजी सरकार को नील, आउट्रम, लॉरेंस, हैवलॉक, ह्यूरोज, निकोलसन, कैंपवेल जैसे सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त हुईं, जिन्हें कई युद्धों का अनुभव भी था। अब बात करते हैं हम विद्रोह के स्वरूप के बारे में जो विद्वानों ने विचार रखे हैं। लॉरेंस, सिले, होम्स व सर सैयद अहमद खां, इन्होंने लिखा है सैनिक विद्रोह। इनके जो विचार हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये एक सैनिक विद्रोह था। सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह के बारे में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। अशोक मेहता, इनकी एक पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। वी.डी. सावरकर, इनकी भी एक पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई।
पीसी राय। पुस्तक रिबेलियन 1857, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। एसएन सेन, इनकी पुस्तक थी 1857, ना तो राष्ट्रीय ना ही सैनिक। अब बात करते हैं हम महत्व की। भारतीयों को 1857 के विद्रोह ने यह सिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती। हम सबको साथ आना होगा, एक साथ लड़ना होगा। अब बात करते हैं हम परिणामों की। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। विक्टोरिया की घोषणा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में पढ़ा, भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकालकर क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस घोषणा के द्वारा अब सरकार भारतीय मामलों में सीधे उत्तरदायी हो गई। सरकार ने डलहौजी की हड़पने की नीति त्याग दी और भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। भारतीय रजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत का प्रशासन चलाने हेतु लंदन में भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसमें 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा और 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होनी थी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।